नमस्कार। गयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पिछला वीडियो जो था वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किस तरह से कोई जनसामान्य मनुष्य भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी जिसे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी बात का पता लगाया जाना बहुत सामान्य सी बात है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्रहों के कारक क्या होते हैं और कौन से ग्रह किस स्थिति में होने पर आपको उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं। इसी बात को हम आज आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि भाव क्या होते हैं। वास्तविकता में भाव जो होते हैं वह हमारे इमोशंस होते हैं। हम जीवन में कुल 12 भावों से प्रभावित होते हैं। उनमें सबसे पहला तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं से प्रभावित रहते हैं। उसके बाद हम हमारे परिवार से प्रभावित होते हैं। फिर हम हमारे रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से प्रभावित होते हैं। हम हमारे घर को जो होता है उससे प्रभावित होते हैं। हमारे घर के माहौल से प्रभावित होते हैं। 5वां भाव हमारे संस्कारों का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारे बच्चों का होता है। हम उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। 6वां भाव जो होता है वह हमारे शत्रुओं का होता है। इस तरह से कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं। इन भावों के विषय में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। आज का यह वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको यह बता सकें कि कुंडली में भावों का महत्व भी बहुत अधिक होता है। अर्थात नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जहां एक और ग्रहों का के कारकों का महत्व बहुत अधिक होता है, वहीं दूसरी ओर वहां भावों को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लग्न को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, वह गुरु को महत्व देते हैं और गुरु से ही संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। इस पूरी बात को हमने विस्तृत में बताया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भाव क्या होते हैं। सर्वप्रथम तो प्रथम भाव जो होता है वह आपका अपना होता है, वह आपका व्यक्तित्व होता है, जिसे हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पर इसे लग्न कहा जाता है। इस लग्न को देखकर ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यह बताया जाता है कि सामने वाला जातक जो होगा वह किस तरह का दिखता होगा और वास्तविकता में उसका कद काठी कैसी होगी, अर्थात उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। यह जो होगा वह हम प्रथम भाव को ही देखकर बताते हैं। प्रथम भाव नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका व्यक्तित्व होता है। इसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि लोग आपको देखकर खुश होंगे या दुखी। उदाहरण के लिए, यदि किसी के प्रथम भाव में सूर्य या शुक्र या गुरु होंगे तो ऐसे स्थिति में सामने वाला उस व्यक्ति को देखकर बहुत अधिक प्रभावित होता है। अर्थात कोई भी शुभ ग्रह यदि किसी के प्रथम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे की चमक ही अलग होती है। आप वास्तविकता में देखेंगे कि जो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, जो कि जन सामान्य से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वास्तविकता में उनके चेहरे की चमक अलग होती है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे जो खराब लोग होते हैं, जो आपने अक्सर देखा हो, जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, उनका चेहरा देखकर ही सामने वाले को पता लग जाता है कि इससे ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, यह बताता है कि हमारे लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। ये प्रथम भाव होता है। यह आपके पूरे व्यक्तित्व का उसी तरह से होता है। इसके ऊपर एक वीडियो भी हम बनाएंगे कि जो हमारा प्रथम भाव होता है उसके कारण कोई व्यक्ति किस तरह से दिखता है, कि हमारे प्रथम भाव में जो भी राशियां होती हैं उसके अनुसार इंसान का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है। तो ये प्रथम भाव होता है। तो अभी हम राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल भाव की बात कर रहे हैं। कोई भी राशि हो,
पर यदि आपके प्रथम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो ऐसी स्थिति में लोग आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि सूर्य, शुक्र और गुरु ये जो हैं, ये ग्रह जो हैं, यह बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं किसी व्यक्ति पर। तो अगर जैसे कि अगर किसी के लग्न में सूर्य है तो ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान को मान सम्मान समय ही मिलेगा। उसे मान सम्मान के लिए किसी को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखकर ही सामने वाला बहुत ही विनम्र नेचर से बात करेगा। तो यहीं अगर उसके लग्न में चंद्रमा है तो ऐसे लोगों को देखकर सामने वाला जो होता है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपका कभी कुछ अच्छा नहीं करा, पर फिर भी आपको उन लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, उन लोगों के साथ बात करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की आपकी इच्छा होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपका कभी कुछ बुरा नहीं किया है, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, पर उसके बाद भी आपको उनके साथ अच्छा नहीं लगता है, आपको बहुत बुरा फील होता है। आप कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि किसी व्यक्ति ने आपका कुछ भी बुरा नहीं किया हुआ है, वह अच्छा इंसान है, बट आप जब उसके पास जाते हैं या जब आप उसके साथ रहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इसके पीछे कारण होते हैं। मान लीजिए कि किसी के लग्न में चंद्रमा है और ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसके लग्न में शनि विराजमान है या फिर उसके राहु विराजमान है, केतु विराजमान है, या फिर ऐसा ही कोई ग्रह जो है मंगल तो ठीक है, यहाँ पर अच्छा रहेगा क्योंकि मित्र है चंद्रमा के। तो अगर ऐसा कोई पाप ग्रह है जो उसके लग्न में विराजमान है और जो नैसर्गिक रूप से चंद्रमा का शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उसके साथ अनकंफर्टेबल फील होगा, वो बिल्कुल उसके साथ अच्छी स्थिति में नहीं रह पाएगा, थोड़े समय बाद उसे परेशानी होने लगेगी। वहीं दूसरी ओर यदि किसी के लग्न में शुक्र है या फिर बुध है और ऐसी स्थिति में वो ऐसे किसी व्यक्ति से मिलता है जिसके की लग्न में राहु है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े कंफर्टेबल होके मिलेंगे एक दूसरे से। कारण यह रहता है कि यहाँ पर राहु जो होते हैं वो बुध के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि बुध जो है वो पैसा है, धन संपत्ति है। बुध जो है आपकी जितनी भी संपत्ति होती है वो बुध से देखी जाती है, तो राहु को यहाँ बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इसी कारण से राहु जो होता है वो बुध की राशि मिथुन राशि में ही जाकर उच्च का होता है। तो कहीं ना कहीं कारण होता है यहाँ पर। ये जो दोनों बैठ के बात करेंगे तो बिजनेस माइंडेड होंगे। मतलब आप देखिए, सामान्यतः यदि आपके लग्न में राहु है या आपके लग्न में बुध है और ऐसी स्थिति में आप जब ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिनके लग्न में आप इन्हीं तरह के कोई है, तो आप उसके साथ बिजनेस की ही ज्यादातर बातें करते हैं। यहाँ पर लग्न आप पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है। आप किसे पसंद करेंगे, किसे नहीं पसंद करेंगे, यह सारी बातें आपके लग्न से ही डिसाइड होती कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह है, या लग्न में जो ग्रह है या उस पर कौन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, और जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं क्या वो शुभ हैं या अशुभ हैं, वो मजबूत स्थिति में हैं कि नहीं हैं, ये सारे आपके जो होते हैं आपके लग्न से डिसाइड होता है। अब आपको समझ में आएगी ये बात कि कारण क्या रहता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो जिसने हमारा कुछ नहीं अच्छा करा होता है उसके बाद भी हमें वो अच्छा लगने लग जाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसने हमारा कोई बुरा नहीं किया होता है उसके बाद भी वो हमें बुरे लगते हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि हमारे लग्न में कौन सा ग्रह है, उसी पे निर्भर करते हैं कि सामने वाले से हमारा इंटरेक्शंस जो होगा वो कैसा होगा। आमतौर पे आप देखिए कि जैसे कि एक पुरानी कहावतें कहा जाती हैं कि एक दूध पीने वाला दूध पीने वाले के साथ ही बैठना पसंद करता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि दोनों के लग्न जो होते हैं, दोनों के लग्न में जो ग्रह होते हैं या उन पर जो दृष्टियां डल रही होती हैं वो उन्हीं शुभ ग्रहों की डल रही होती है। जबकि एक दारू पीने वाले के साथ बैठना ज्यादा पसंद करता है, वो दूध पीने वाले के साथ नहीं बैठना पसंद करता। तो कारण ये रहता है कि उसके लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश किसके साथ मित्रता रख के बैठे हैं, यह सब कारण होता है कि हमारे प्रथम भाव से यह तय होता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, किन लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे। अब इसी में हम आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि किंतु ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम आपको पूरे सारी बातें इसमें बताने लगे। हालांकि प्रथम एक लग्न की ही बात करने में इतना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। अब हम इस आपके दूसरे भाव की बात करते हैं। तो मतलब पहला तो आपको ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी
कि लग्न में आपके जो भी ग्रह बैठा होगा आपका स्वभाव वैसा हो जाएगा। लग्न में यदि पाप ग्रह बैठा होगा तो आपका स्वभाव वैसा हो जाएगा, और लग्न में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो आपका स्वभाव, स्ट्रक्चर, जो भी है आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बोलने का तरीका जो होता है वो सारा का सारा जो होता है, मतलब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं सामने वाले को देखकर और सामने वाला आपको देखकर कैसा रिएक्ट करेगा, वो सारा आपके लग्न से तय होता है, मतलब प्रथम भाव से तय होता है ना। तो यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रथम भाव बहुत विशेष महत्व रखता है कि कौन से ग्रह हैं यहाँ बैठे हुए। अब द्वितीय भाव, हमारी कुंडली का द्वितीय भाव, द्वितीय भाव जो होता है हमारी कुंडली का वह हमारे परिवार का होता है। सामान्यतः अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बहुत विस्तृत है, मतलब मैं ये कहूँगा कि किसी एक जन्म में हम पूरा ज्योतिष कभी नहीं सीख सकते। हमें ज्योतिष पूरी तरह से सीखने के लिए हमें कई सारे जन्म लेना पड़ेंगे, तब हाँ जाकर हम इस ज्योतिष को पूरा तरह से सीख सकेंगे, क्योंकि ये इतना विस्तृत है कि किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि एक जन्म में इसे पूरी तरह से जान ले। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान भी लें कि हम ये वाला हिस्सा जो है सीख गए हैं तो कहीं कोई और छूट जाएगा। अक्सर हमें जो है ज्योतिष हमारे गुरुजी से सीखते सीखते कई वर्ष हो चुके हैं, किंतु उसके बाद भी जब भी हम गुरुजी से कुछ सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहली बार सीख रहे हैं। उस दिन हमें लगता है कि आज मैं पहली बार, जैसे मुझे अभी तक कुछ आता ही नहीं था और ये पहली बार मैं सीख रहा हूँ। तो इसलिए ज्योतिष बहुत विस्तृत है, इसे एक जन्म में नहीं सीखा जा सकता। अब हम बात कर रहे थे द्वितीय भाव की, तो आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है वह आपके परिवार का होता है। सर्वप्रथम तो आपका परिवार कैसा होगा, आपका परिवार आपके सहयोग करेगा या नहीं करेगा, आपका परिवार आपके पास धन संचित होगा कि नहीं होगा और कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी। सबसे पहले ये देखिए कि आपका द्वितीय भाव बताता है कि आपकी सोच कैसी होगी, आप किस तरह की सोच रखते हैं। जब अगर मैं कोई बात आपको बताने जा रहा हूं तो आप उस बात को समझ पाएंगे या भी नहीं समझेंगे, आप उसे सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपने उसी भाव पर अडिग रहेंगे कि जो आपने सोच रखा है आप उसी भाव पर अडिग रहेंगे। मतलब जो जिद्दी होते हैं, स्टब बोन जिसे बोलते हैं, या हठी होते हैं जो लोग, तो आप वैसे ही रहेंगे या फिर आप जो है किसी की बात को सुनेंगे, समझेंगे भी कि नहीं समझेंगे। ये सारी बातें जो होती है ये आपका द्वितीय भाव बताता है। द्वितीय भाव यह बताता है कि आपके पास धन की क्या स्थिति होगी, आपके परिवार की क्या स्थिति होगी, आप में नॉलेज कितना होगा, ये सब आपको जो होता है। इसके अलावा आपके बोलने वाली भाषाओं का पता भी इसी भाव से लगता है। इसीलिए यदि यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा और बुध एक साथ विराजमान हो, तो चंद्रमा और बुध एक साथ विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कई तरह की भाषाएं बोलना सीख सकता है, क्योंकि उसमें ये काबिलियत होती है। चंद्रमा जहाँ हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, वहीं जो बुध होते हैं वो हमारे सीखने के कारक होते हैं। जो हमारी शिक्षा दी जो होती है वह बुद्ध से ही देखी जाती है। जो आपके अंदर जो पहले का जो ज्ञान होता है, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो जो होता है वह आपके गुरु होते हैं। जो आपको जो पुनर्र्जित ज्ञान होता है वो आपके गुरु से होता है। जबकि अगर आप किसी चीज को सीखते हैं तो वो जो होता है वो बुद्ध से देखा जाता है। तो द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बुद्ध एक साथ हों तो ऐसी व्यक्ति कई सारी भाषाएं बोलना सीख सकता है, फॉरेन लैंग्वेज अक्सर सीखता है वो। फिर इसके अलावा जो होता है द्वितीय भाव जो होता है वो आपके धन का भी होता है। तो आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी वो द्वितीय भाव को देख के पता चलता है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही विराजमान हो, मतलब द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में ही विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत कंजूस होता है। कंजूस क्यों होता है उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव पर में ही बैठा हुआ, मतलब जो चीज जहां पे रखी होनी चाहिए वो बिल्कुल वहीं रखी हुई है, तो उसकी वैल्यू होती है। अगर उस चीज को आप, जैसे आपके घर में जो चीज जहां पर रखना होती है, जब तक वो वहां रखी होती है तब तक उसकी वैल्यू होती है। अगर आप उसे उठा के कहीं और पटक दें और फिर अगले दिन कहीं और मिले वो, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उस चीज की कोई कदर नहीं होती है।
है ना। वास्तविकता यही है कि अगर किसी चीज को हम उसी स्थान पर रखें तो यहाँ भावों का विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि जैसे द्वितीय भाव का स्वामी इस भाव में चला गया है, अक्सर आपने ज्योतिषों को बोलते हुए सुना होगा कि इस भाव का स्वामी यहाँ चला गया है इसलिए तकलीफ आ गई, ये हो गई। तो अगर उस भाव का स्वामी उसी भाव में है तो उसकी बखत है ना, उसकी मतलब उसकी वैल्यू है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में है तो संभव सी बात है कि उस व्यक्ति को पैसों की कदर है, उस व्यक्ति को पैसों की कदर है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति कंजूस होते हैं। आप यदि किसी की कुंडली उठाकर देखें, आप सबकी भी कुंडली में अगर कहीं आप देखें और अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान है तो संभव सी बात है कि आपको पैसों की वैल्यू पता है, आप उसकी वैल्यू जानते हैं। इसी कारण से आप अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते हैं। वहीं यदि 12वें भाव का स्वामी जाकर द्वितीय भाव में बैठा है तो आप बहुत खर्च करते हैं, आप अपने पास पैसा एकत्र नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी दूसरे ग्रहों के कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्व रखते हैं कि आपको क्या स्थिति होगी आपके, क्यों। तो अगर इसी बात में अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में चला जाए, यहाँ दूसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में चला गया तो अष्टम भाव जो होता है छिद्र भाव होता है, छिद्र भाव भी कहते हैं इसे, परेशानियों का भाव भी होता है। तो दूसरा भाव आपका धन होता है, अष्टम भाव में चला गया तो पैसा जो है वह आपका छिद्र में चला गया, है ना, गड्ढे में चला गया, जिसको लोग बोलते हैं गड्ढे में चला गया पैसा। तो इस तरह से पैसों के लिए परेशान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति खर्च बहुत ज़्यादा करता है। फिर अगर दूसरा भाव जो होता है वो आपकी कमाने की योग्यता भी बताता है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अच्छा खासा कमाता, उसका परिवार भी जो है बहुत बड़ा है और स्थिति बहुत बढ़िया है उन लोगों की, स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं अगर दूसरे भाव में अगर केतु है तो ये माना जा सकता है कि ये व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचता, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि जो दूसरा भाव होता है वो आपकी सोच का होता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपकी सोच कैसी है, वो दूसरा भाव बताता है। क्योंकि ये आंखों का भी होता है, हम जो देखते हैं दूसरा भाव जो होता है वो आपकी आंखों का भी होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे आंख ही कहा जाता है। तो हम जो भी देखते हैं उसी तरह का सोचते हैं। हम अगर अच्छा देखते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, हम बुरा देखते हैं तो बुरा सोचते हैं। तो दूसरा भाव जो होता है वो आपका जो होता है सोच का भी होता है, आपकी सोच का होता है। तो अब यदि यहाँ पर केतु है तो आप जैसा जानते हैं कि राहु सर है और केतु धड़ है, अर्थात केतु के पास दिमाग नहीं है, दिमाग जो है का जो हिस्सा है वह राहु के पास है। केतु केवल भावनाएं समझता है, केतु और कुछ नहीं समझता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों के प्रथम भाव में केतु होता है अक्सर लोग उन्हें ऊट पटांग बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात को वो सिर्फ भावनाओं को समझते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो किसी के लॉजिक को नहीं समझते हैं। इस पर पिछले दिनों एक आमिर खान की एक मूवी भी आई थी तारे ज़मीं पर, काफ़ी पुरानी हो गई वैसे तो, पर तारे ज़मीं पर वो बच्चे को ऑटिज्म रहता है, वो कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित रहता है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं केतु का सर नहीं है, उसका सिर्फ धड़ है, तो वो ये लोग सिर्फ भावनाओं से सोचते हैं, ये कभी किसी के लॉजिक अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी कारण से इन लोगों को समझाना परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपकी घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके द्वितीय भाव में केतु है तो आप स्वयं भी इस बात को समझते होंगे कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। उन्हें केवल और केवल जो समझ में आता है वह भावनाएं समझ में आता है। तो यदि द्वितीय भाव में आपके दूसरे भाव में यदि केतु की दृष्टि पड़ रही है तो धन संचित नहीं होगा आपका, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना सर पैर की बातों पे धन खर्च कर देता है। इसी कारण से हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं, हम बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं जिन ग्रहों की दृष्टियां भी उन पर पड़ रही है। फिर प्रथम भाव कैसा है, इस कारण से हम यहाँ सिर्फ एक ग्रहों की बात कर रहे हैं, एक भाव की बात कर रहे हैं। तो यदि द्वितीय भाव में केतु हो तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तियों को समझाना, वो समझते नहीं हैं क्योंकि वो केवल भावनाओं को समझते हैं, वो भावनाओं को समझते हैं, उनके लिए भावनाएं ही सब कुछ होती हैं। तो आपका द्वितीय भाव, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं जो द्वितीय भाव के लिए कही जाती है, पर मुख्यतः द्वितीय भाव जो होता है वो आपके देखने का नजरिया होता है, आपकी सोचने की कैपेसिटी होती है कि आप क्या सोचते हैं। द्वितीय भाव आपके धन संचय की स्थिति क्या होगी, आप किस तरह से कमाएंगे, ये सारी बातें जो होती है द्वितीय भाव से देखी जाती है। अब
जो तृतीय भाव, आपकी कुंडली का तृतीय भाव जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पराक्रम का कहा गया है। तो यहां पता चलता है कि सामने वाले जातक में क्या स्थिति है, सामने वाले जातक की क्या स्थिति है। जब किसी परेशानी में होगा तो क्या वह लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी, किस कारण किस स्थिति में वह सामने वाला भाग खड़ा होगा या फिर ऐसी स्थिति में वह लड़ेगा उनसे, और सामने वाला किसी बात पे विवाद करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजें तीसरे भाव से देखी जाती है। पराक्रम जो होता है आपका वहां से देखी जाती है। तो पराक्रम कई तरह का होता है। कुछ लोग अपने बाहुबल से लोगों को बात मनवाते हैं, मतलब डरा धमका कर। वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों से ही बात मनवाने का दमखम रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बातों से ही सामने वाले को झुका देते हैं। इसे भी पराक्रम कहा जाता है। पराक्रम वो नहीं होता जो केवल बाहुबल से ही दिखाया जाता है या पैसों से या फिर रौब से दिखाया जाता है। पराक्रम वो भी होता है जो अपनी बातों से किसी व्यक्ति को मना ले, इसे भी पराक्रम ही कहा जाता है। आपने देखा है कि बड़े से बड़ा अधिकारी होता है या फिर बड़े से बड़ा पहलवान होता है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बाहुबल रखते हैं, किंतु वहाँ दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कमज़ोर सा होता है, जो इन सब लोगों को जो होता है वो संचालन कर रहा होता है इन सब लोगों का। एक तरह से वो बोलता है बोले आप बैठ जाओ, तो वो व्यक्ति सामने वाला चुपचाप बैठ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किस बहुत जातक बहुत हट्टा खट्टा है, उसमें दिख रहा है कि बहुत बल है, उसमें बहुत बाहुबल है, पर वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो दुबला पतला सा है, पर उसकी आवाज़ ही ऐसी, उसके बोलने का टोन ऐसा है, वो इस तरह से बात करता है कि वो भी सोचता है कि कहाँ इससे अड़े यार, छोड़ो इससे, कहाँ विवाद करेंगे हम। पराक्रम सिर्फ आपके बाहुबल से ही नहीं दिखता है, पराक्रम आपके बोलने के तरीके से भी दिखता है। तो यहाँ देखिए तृतीय भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का भाव होता है, जहाँ ये एक और आपके बाहुबल का बताता है कि आपके बाहुबल में कितना दम होगा, वहीं ये बताता है कि आपके बोलने और लिखने के तरीकों को भी बताता है। वास्तविकता में लिखने का भी होता है कि आप किस तरह से लिखते हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग होगी वो कैसे होगी। तो ये आपके बोलने का तरीका बताता है या आपके लिखने का तरीका बताता है। आमतौर पर तृतीय भाव में मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी राशि हो जैसे कि तुला राशि हो आपके तृतीय भाव में, वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर धनु राशि हो वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, कुंभ राशि हो वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। कारण ये होता है ना कि यह आपका पराक्रम का भाव है। आपने अगर कोई बात लिखी भी है तो आप लिख कर भी बना सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, वहाँ पर जो होती है वो आपकी जो अपीलें लगती है वो लिखित में ही लगती हैं, वहाँ पर बोला नहीं जाता। जैसे कि तहसीलदार एसडीएम की जो कोर्ट होती हैं वहाँ पर टोटल लिख कर ही बयान दिए जाते हैं, और जो पैरवी की जाती है वो भी लिख कर ही की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिखने का दमखम भी जो होता है वो आपके तीसरे भाव से, मतलब जहां पर भी आपको पराक्रम होता है ना, आपका पराक्रम जो होता है वो तीसरे भाव से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर तीसरे भाव जो होता है वो आपके बोलने का व लिखने के तरीकों को बताता है, वहीं यह जो होता है वो आपके बैक ऑफ द माइंड को भी बताता है। क्योंकि देखिए कुछ भी अगर आपको बोलना है, कुछ भी अगर आपको लिखना है, तो आपको पहले अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। आपने एक सोचना पड़ेगा, एक थीम सोचनी पड़ेगी, उस थीम के अकॉर्डिंग आप बोल पाएंगे, उसी थीम के अनुसार आप बोल पाएंगे। तो ये जो होता है वो आपके बैक ऑफ द माइंड को भी बताता है। फिर ये आपका भूतकाल भी बताता है। ये जो भाव होता है तृतीय भाव, ये आपके भूतकाल को भी बताता है, क्योंकि यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की माने तो तृतीय भाव जो होता है वो आपके भूतकाल होता है, चतुर्थ भाव जो होता है आपका वर्तमान काल होता है, और पंचम भाव जो होता है वो आपका भविष्य काल होता है। तो इस कारण से तीसरा भाव जो होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है वो कैसे रहेंगे, कैसे बोलेंगे, आपकी लिखावट कैसी होगी, आपको पारिवारिक सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी कारण से इसके कारक जो होते हैं वो मंगल और बुध संयुक्त रूप से होते हैं। तीसरे भाव के कारक जो होते हैं वो मंगल और बुध संयुक्त रूप से इसी कारण से होते हैं क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं
वो एक और जहाँ बुद्ध जो होते हैं बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं, मतलब वो बोलने के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मेष राशि वालों को आप देखेंगे कि अगर मेष राशि वाले लोग जो होते हैं वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में उनकी जो होती है मिथुन राशि पड़ती है। वहीं पर इसके कारक मंगल को भी बताया गया है, क्योंकि लड़ने के लिए आपको जिस पराक्रम की आवश्यकता पड़ेगी वो मंगल दे पाएंगे आपको। तो इसीलिए तीसरे भाव के कारक जो होते हैं वो आपके मंगल भी होते हैं। यह आपकी छोटी मोटी यात्राओं को भी बताता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताता है कि जैसे इस भाव का स्वामी अगर 12वें चला जाए, मान लीजिए कि तृतीय भाव का जो भी स्वामी बन रहा है आपकी कुंडली में, वो यदि 12वें चला जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति दाएं हाथ का उपयोग नहीं कर पाता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति बाएं हाथ का उपयोग करता है। तो ये आपके पराक्रम को बताता है और यह भी बताता है कि आप कैसा बोलेंगे। तो अब अगर कोई पाप ग्रह विराजमान है तो अक्सर ऐसे लोग बैकबाइट या फिर दूसरों के पीठ पीछे बुराइयां करते रहते हैं। तो यही कारण होता है कि जब इंसान के कौन से भाव में कौन सा ग्रह है उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की बातें करता है। अब यदि तीसरे भाव में आपके केतु हों तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं लोगों पर, क्योंकि असल में ये जो समाज है वो कहीं ना कहीं लॉजिक पे चलता है, भावनाओं पर भी चलता है। पर वर्तमान समय जो चल रहा है वो कलयुग का समय चल रहा है, और इस स्थिति में जो होता है भावनाओं से अधिक लॉजिक या उसको महत्व दिया जाता है कि मेरा क्या फ़ायदा है। वास्तविकता में वर्तमान समय इसी बात में पूरी तरह से सिमट कर रह गया है कि मेरा क्या फ़ायदा है। और हम जो जा रहे हैं धीरे धीरे, हम ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वापस पीछे जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने हज़ारों साल तपस्या करके हमें ये सिखाने का प्रयास करा था कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से कुछ काम करना चाहिए। किंतु हम जो जा रहे हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि आज पूरी तरह से ये जो दुनिया है वो मैटेरियलिस्टिक हो चुकी है। हर चीज़ में सिर्फ पैसा ही जो है सब कुछ हो गया है। मतलब वास्तविकता में दुनिया में इतना करप्शन है कि बस। तो अब तीसरे भाव में यदि केतु होंगे तो संभव सी बात है कि ऐसे व्यक्ति की बैक ऑफ द माइंड में, ऐसे व्यक्ति की सोच में, ऐसे व्यक्ति की बातों में धर्म दिखाई देगा, या फिर ऐसी बातें दिखाई देंगी जो कि दूसरों से अलग हो। जिस लय में समाज चल रहा है उस लय में उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। ऐसे लोगों की बातें अक्सर लोगों के समझ में नहीं आती है। कारण ये बनता है क्योंकि वो भावनाओं से सोचते हैं ना, वो भावनाओं से सोचते हैं तो उन्हें हर व्यक्ति गलत लगता है। होता यही है ना कि आप भी यदि अपनी भावनाओं से सोचेंगे तो आपको भी हर व्यक्ति गलत लगता है। क्या कारण है कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं तो हमें हीरो ही सही लगता है और विलन ही गलत लगता है। कारण क्या बना उसमें? कारण ये बना क्योंकि हम हीरो की दृष्टि से देख रहे हैं, हम विलन की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वहां पर हम हीरो की दृष्टि से देख रहे हैं। अब वो हीरोइन को लगातार परेशान कर रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि ठीक है वो उससे प्यार करता है इसलिए परेशान कर रहा है। वहीं अगर विलन ने एक बार उस लड़की को देख भी लिया, हीरोइन को, तो हमें लगता है कि वो गलत है। वो क्यों गलत है? वास्तविकता में उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हम हीरो की दृष्टि से देख रहे होते हैं। आपके परिवार में भी आपके कई सारे सदस्य हैं, आप जितने भी सदस्य हैं आपके घर में भी, आप सभी जो हैं अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। आप सभी अपने अपने जगह खड़े होकर देखते हैं। वास्तविकता में गलत कोई भी नहीं है, आप सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। पर चूंकि आप जहां से देख रहे हैं वहां से आपको वो सूर्य पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। जब आप समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं ना, तब आपको लगता है कि बस ये समुद्र जहां तक आपको नजर आ रहा है ना, ये समुद्र वहीं जाकर थम गया है, उसके बाद पृथ्वी खत्म हो गई है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप सिर्फ उसी हिस्से को देख पा रहे हैं जहां से आप देख रहे हैं। इसी कारण से हम जब अपने परिवार के सदस्यों के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं, हम जब उनके प्रति गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा केतु खराब होता है, क्योंकि हम दूसरी तरफ से देख ही नहीं पाते हैं। तो कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में हम जो हैं अपने हिसाब से अपने नज़रिए को बदल लेते हैं, और जब हम नज़रिए को बदलते हैं तो हम अपना भाग्य खुद खराब कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर तीसरे भाव में केतु हो
तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुरा बुरा बोलते हैं दूसरों के प्रति, और ऐसे व्यक्ति अपना केतु खुद ही खराब कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि केतु जो होता है मोक्ष का कारक होता है। यदि आपकी कुंडली में केतु खराब हो रहा है तो बहुत मुश्किल है कि आपको मोक्ष कभी मिल पाए। होगा ये कि कहीं ना कहीं हमें वापस पलट कर इसी धरती पर आना होगा, और अगली बार जब हम आएंगे तो शायद कर्मों का बोझ कुछ ज़्यादा ही हम पर और ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो आज हमने जो बात करी है, अभी तक 3 भावों की बात करी है। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ी सी उसको बात जो है छोटी करनी पड़ेगी। अब जैसा कि चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है, वहाँ जो होता है आपकी माता का भाव होता है। यह आपके घर का भाव होता है, यह आपका सुकून का भाव होता है, यह आपकी गाड़ी को दर्शाता है, यह आपके सुख को दर्शाता, आपके सुख सुविधा को दर्शा सकता है। ये बहुत सी बातें होती हैं जो आपका चौथा भाव होता है। वास्तविकता में यदि इंसान किसी चीज के लिए आता है, इस पृथ्वी पे कहीं सुख है, तो वो उसके लिए चौथे भाव में ही है। आपके चौथे भाव से पता चलता है कि आप कितने सुखी रहेंगे। आपकी कुंडली में चौथा भाव जो होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यदि हम देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चौथे भाव का स्वामी आपका किस स्थिति में है, यह निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में रहेंगे। यदि चौथे भाव का स्वामी आपका किसी भी बुरी स्थिति में है, या बस पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 6 8 12 के स्वामियों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर उसमें राहु केतु जैसे ग्रह हैं, या फिर उसमें शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इंसान जो होता है उसका सुकून उसे नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ गुरुजी कहते हैं कि कुंडली के जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं उनमें चौथा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। चौथा भाव आपका सुख का होता है। यदि ऐसा व्यक्ति का चौथे भाव का, किसी भी व्यक्ति का चौथे भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, तो वो किसी भी स्थिति में हो वो खुश रहता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास ना आगे कुछ है ना उनके पास पीछे कुछ है, पर वो बहुत खुश हैं, उनके लाइफ में बहुत खुश हैं। कारण ये रहा कि उनके चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है। वहीं चौथे भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा होता है, कोई पाप ग्रह बैठा होता है, 6 8 12 का स्वामी बैठा होता है, तो ऐसी स्थिति में एक बात और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पाप ग्रह जो होते हैं वो आपको धन संपत्ति तो खूब देते हैं, मतलब ऐसी संपत्तियां बहुत देते हैं जो जिन संपत्तियों में निर्जीव होती हैं, जो संपत्तियों में जीव नहीं होता, क्योंकि जीव कारक जो होता है वो तो सिर्फ एकमात्र गुरु होता है। गुरु ही एकमात्र शुभ ग्रह इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि वो जीव कारक है। तो जो निर्जीव, तो जब पाप ग्रह बैठते हैं तो वो निर्जीव वस्तुओं में बहुत बढ़ोतरी कर देते हैं। तो आपके शुभ भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो हो सकता है कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके पास बैंक बैलेंस भी बहुत हो, किंतु कहीं ना कहीं वह आपकी जो होता है, आपके जीवन में जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनसे आपको वो दूर करता चला जाता है। क्योंकि देखिए, अगर चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में होगा ये कि उस व्यक्ति के पास भले ही जीवन में सब कुछ हो, पर उसके पास बहुत सी, उसके रिश्ते नाते ये सब टूट चुके होंगे, उसके मन में सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून तो एकमात्र जो देते हैं वो शुभ ग्रह देते हैं, और इसके अतिरिक्त गुरु जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। तो चौथे भाव में, इसीलिए काल पुरुष के अंगों में चौथे भाव में जो होती है वो जो राशि होती है हमारी कर्क राशि होती है, और यहाँ कर्क राशि में आके गुरु एग्जॉल्टेड हो जाते हैं या फिर उच्च के हो जाते हैं। चौथे भाव में आके भी गुरु उच्च के हो जाते हैं। हमारे जो गुरु जी हैं वह भी बताते हैं कि अगर किसी के चौथे भाव में अगर गुरु बैठे हों उच्च राशि में, तो ऐसे व्यक्ति जो होता है उसके दिल में सुकून बहुत होता है, और कहीं ना कहीं उसका जो घर होता है उसका दरवाजा भी बहुत बड़ा होता है। उसका कारण ये होता है, लाल किताब भी कहती है कि अगर चौथे भाव में गुरु उच्च का होकर बैठा हो तो व्यक्ति के घर का दरवाजा जो होता है वो हाथी दरवाजा होता है, वो उसके घर के सामने हाथी खड़ा होता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि मतलब इतना बड़ा दरवाजा होता है उसके दिल की तरह। चौथा भाव जो होता है आपके दिल का भी होता है, तो वो जो होता है वो आपके दिल की तरह बड़ा होता है। वो दरवाजा जो होता है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि ये बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति यहाँ पर रहता है, इस तरह से बता रहा होता है। तो लाल किताब जो होती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर चौथे भाव में गुरु है तो आपके घर के सामने हाथी खड़ा रहता है, हाथी दरवाजा होता है।
तो चौथा भाव जो होता है आपके सुकून का होता है। इस भाव में अगर मंगल या राहु हो तो आप रिश्तों में जो रहेगा वो हमेशा आपके संघर्ष रहेगा, मतलब आपको रिश्ते कभी आपके पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि चौथा भाव में जो होती है कालपुरुष के अंगों में यहाँ पर कर्क राशि होती है, जो आपकी भावनाओं की राशि होती है। हालांकि हम राशियां आपको बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। तो जो चौथा भाव होता है वो आपका जो होता है सुकून का होता है। जिस भी चीज से आपको सुकून मिलता है वो आपके चौथे भाव से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, आपके चौथे भाव से इंटरेक्ट होती है, जब जाके आपको उस चीज से सुकून प्राप्त होता है। इसी कारण से लाल किताब जो होती है वो बताती है कि अगर चौथे भाव में चंद्रमा की राशि हो या चंद्रमा विराजमान हो तो इंसान को दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए। क्यों कहती है ऐसा? वो उसके पीछे कारण यह है कि चौथे भाव में अगर आपके चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा जो होता है वो जल का कारक होता है, दूध का कारण होता है। तो अगर आपके चौथे भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है और आप दूध का व्यापार करते हैं तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि आप अपना सुकून बेच के आएंगे। आप प्रतिदिन जब जाकर लोगों के घर घर जाकर जो दूध बेचेंगे, वास्तविकता में आप दूध नहीं बेच रहे हैं, आप अपना सुकून बेच के आ रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली का चौथा भाव जो होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर इस भाव का स्वामी बहुत बली अवस्था में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुश रहेगा, सुकून से रहेगा, और ये व्यक्ति जो होगा उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चौथा भाव ही होता है। अभी इसमें हम आपको राशियां भी बताएंगे कि यहाँ कौन सी राशि होती तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके अतिरिक्त कौन से नक्षत्र होते हैं तो क्या प्रभाव होता है, और किन नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। वास्तविकता में आपका जीवन इतना सरल भी नहीं है कि आप इसे इतनी आसानी से समझ सके। तो अभी हम चौथे भाव की बात कर रहे थे, अब हम पंचम भाव की बात करेंगे। आज हम 6 भावों की बात कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम पूरे 12 भावों की बात करने गए तो पंचम भाव जो होता है वास्तविकता में अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखें तो पंचम भाव जो होता है वह आपका परिवार का भाव होता है, वह आपके पूर्व पुण्यों का भाव होता है। आप पिछले जन्म से क्या लेकर आए, पिछले जन्म से आप क्या लेकर आए हैं, आपने क्या सीखा है, आपकी शिक्षा का भाव होता है। और पंचम भाव जो होता है वो लग्न से त्रिकोण में होता है। पंचम भाव जो होता है आपके लग्न से त्रिकोण में होता है। तो यहाँ जो भी ग्रह बैठा होता है वास्तविकता में वो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है। ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है मतलब अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जो आजकल बोली जाती जिस तरह की भाषा है उस भाषाओं में बोला जाए तो वो आप में हवा भरने का काम करता है। आपके जैसे दोस्त होते हैं कि कोई काम अगर आपको करना है तो आपकी इच्छा होगी कि नहीं मेरे को नहीं करना यार, छोड़ यार, कौन करेगा। वहीं अगर आपके 2-3-4 दोस्त अगर आपके पीछे से बोलने लगे कि नहीं नहीं कर ले कुछ नहीं होगा, अच्छा है, इससे फायदा होगा तेरे को, तो इंसान नया चाहते हुए भी वो कर लेता है। तो आपका जो ये त्रिकोण होता है ये आपका पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो पंचम भाव जो होता है वो एक नई शुरुआत देता है। जब भी हम पंचम भाव में जो भी ग्रह होता है जब भी उसकी दशा चलती है तो इंसान को एक नई शुरुआत होती है। ये वो जगह होती है जो ये, क्योंकि चौथे से दूसरा है तो ये आपके सुकून का जो भाव हो, जो आप जहाँ से आप सुकून महसूस करना शुरू करते हैं, ये उससे दूसरा भाव है, उसका ही दूसरा भाव है। तो ये एक नई शुरुआत देता है आपको जहाँ से आपको सुकून मिलता है उसको नई शुरुआत देता है। इसी कारण से अगर पंचम भाव का स्वामी अगर कहीं बुरी स्थिति में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता है। वास्तविकता में अगर पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपकी उन्नति भी है, तो कहते हैं कि पंचम भाव में यदि शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्तियों का प्रमोशंस नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं जिस पोस्ट पर रहते हैं उसी पोस्ट पर रह जाते हैं, अक्सर उनका प्रमोशन नहीं होता है। तो ये जो पांचवा भाव होता है ये आपकी उन्नति का भी होता है, क्योंकि जब भी आपको उन्नति मिलती है तो एक नई शुरुआत होती है आपकी। तो पांचवा भाव आपका जो होता है वो एक नई शुरुआत का होता है, आपके प्रेम का होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं तो आपका जो पहला प्रेम होता है वो यहीं से देखा जाता है कि आपने पहला प्रेम जो किया था वो यहीं से देखा जाता है। तो पांचवा भाव आपका प्रेम का भी होता है, आपकी संतान का होता है, आपके परिवार का होता है। जो भी काम आप पहली बार करते हैं वह भी यहीं से देखा जाता है। जो भी काम अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पांचवें भाव से ही देखा जाता है। जैसे कि अभी जो गुरु का गोचर होगा, जो अगला गुरु का गोचर होगा
वो मीन राशि में होगा। तो ये वृश्चिक राशि वाले जो होंगे, जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जो लोग होंगे, उन लोगों के लिए ये एक नया सफर शुरू करने का एकदम समय है, क्योंकि अब इनकी जिंदगी में कोई बदलाव होने जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जो होंगे उनके 5वें भाव से गुरु गोचर करने वाले हैं। अभी तो जो गुरु हैं वो कुंभ राशि में हैं, तो अप्रैल में जैसे ही गुरु बदलेंगे वैसे ही गुरु जो गोचर करेंगे वो मीन राशि में करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों को एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो 5वां भाव जो होता है वो आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं 5वें भाव में, जो कि 5वें भाव से देखी जाती हैं। अब जैसे कि अगर किसी के 5वें भाव में तुला राशि बनी हो, और तुला राशि में यदि मंगल हो, किसी के 5वें भाव में जो तुला राशि हो उसमें यदि मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा दूसरों की लव मैरिज कराने के लिए बहुत बहुत उतावला रहेगा। वो आमतौर पर क्या करेगा कि 5वें भाव में अगर मंगल आ गए हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की लव मैरिज कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा, क्योंकि मंगल पराक्रम है, 5वां भाव प्रेम है, तो प्रेम के खातिर वह अपनी जान जोखिम में डाल देगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर 5वां भाव जो होता है आपके इष्ट देवता कुल देवताओं का भी होता है, इसी कारण से 5वां भाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 5वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं। और अगर 5वें भाव में शनि मंगल या राहु एक साथ विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम ही नहीं होता, क्योंकि होता क्या है, ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं, इन तीनों ग्रहों को ही प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ शनि है वो वृद्ध ग्रह है, मंगल है उन्हें लड़ना पसंद है, और राहु जो है वो तो प्रेम जानते ही नहीं, उनके लिए तो शारीरिक भूख ही सब कुछ होती है। तो ऐसे लोगों को प्रेम बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये ग्रह जो है 5वां भाव जो है वो आपका पावर हाउस भी कहा जाता है। इसी कारण से अगर 5वें भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का खाना नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि आपके पावर हाउस में एक ठंडा ग्रह जाके बैठ गया। शनि ठंडा ग्रह है, तो आपके पावर हाउस में एक ठंडा ग्रह जाके बैठ गया तो वहां पर आपका खाना नहीं पचता। वहीं अगर सूर्य या मंगल हो तो व्यक्ति खाना बहुत खाता है, क्योंकि कारण ये है ना कि वो आपका पावर हाउस है। 5वें भाव में अगर शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम भी जो होगा वो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से या महिलाओं से होगा। तो 5वां भाव आपका प्रेम का भी है ना। इस प्रकार कुंडली के 5 भावों को हमने समझा। अब छठे भाव को, कुंडली का छठा भाव। कुंडली का छठा भाव जो होता है वह इस चीज का होता है कि आप पूर्व जन्म से किन लोगों को यहाँ ले आए हैं, किन लोगों से आपका बदला, किन लोगों को आपसे बदला लेना था, किन लोगों को आपको परेशान करना था, किन लोगों को आपसे कर्जा मांगना था, या फिर आप किन लोगों से कर्जा मांगते हैं, तो वो कौन लोग होंगे। तो वो सारे लोग जो होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके आसपास होते हैं पर वास्तविकता में आपको पता नहीं होता कि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। वो कुंडली का आपका छठा भाव बताता है। कुंडली का छठा भाव आपके बारे में यह बताता है कि वास्तविकता में आपने शत्रु कैसे पाल रखे होंगे, किन कारणों से आपके शत्रु बनेंगे। अर्थात यदि आपके छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने बोलने के कारण शत्रु बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शत्रु बनाते हैं वो अपने बोलने के कारण बना लेते हैं, या फिर उनके दिमाग में शत्रुता भरी होती है। आमतौर पर ऐसे लोग क्या होते हैं कि ऐसे लोग अगर कोई दो बात भी कर रहे हो जिनसे इनकी नहीं बनती तो इन्हें लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रह खराब हो गए हैं आपके, उसके कारण होता है। मतलब अगर कोई किसी दूसरे की बुराई भी कर रहा होता है तो उसको लगता है मेरे बारे में ही बुरा बोल रहे हैं ये लोग। तो आपका छठा भाव जो होता है वो आपके शत्रुओं को बताता है। ऐसे शत्रुओं को जो छिपे होते हैं, जो वास्तविकता में जिन्हें हिंदी भाषा में कहते हैं आस्तीन के सांप,
तो ऐसे शत्रु जो कि वास्तविकता में आपके आसपास नहीं होते, किंतु आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं, किंतु वो आपके आसपास ही होते हैं, वो छठा भाव होता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बहुत मजबूत स्थिति में जाकर बैठ जाए तो भी दिक्कत यही होती है कि ऐसा व्यक्ति अक्सर होता है वो अपने शत्रुओं से घिरा रहता है, पर फिर भी चूंकि वो छठा भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं तीसरे से चौथा होता है, तो मतलब आपका पराक्रम दिखाने का जो मौका मिलेगा वो आपको यहीं मिलेगा, आपके इन्हीं शत्रुओं के सामने आपको पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। तो छठा भाव जो होता है वो आपका रोग ऋण शत्रुता का भी होता है, जैसा कि कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पर भी सेम यही है, मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी छठा भाव को खराब ही माना जाता है। छठे भाव का स्वामी, एक और बात देखिएगा, छठे भाव का स्वामी यदि मित्र राशियों में होता है तो ऐसा व्यक्ति फिर भी जीवन से उभर जाता है, किंतु यदि छठे भाव का स्वामी अगर शत्रु राशियों में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन में बर्बाद हो जाता है। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आती है और अगर वो बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है शत्रु राशि में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि ये रोग भी लेके आता है। जो आपके शरीर में किस जगह रोग होगा वो आपके छठे भाव का स्वामी बताता है कि और किस तरह का रोग होगा वह भी छठे भाव का स्वामी बताता है। आमतौर पर अगर जैसे कि आप ऐसे लोगों की कुंडलियां देखें जिनकी मृत्यु किसी ना किसी कोई बीमारी को लेकर हुआ, ये है बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी को लेकर हुई है, तो वहाँ पर जो हुआ छठा भाव का स्वामी जो होता है वो किसी न किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो कारण ये रहता है कि आपका छठा भाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होता है। कुंडली का में छठा भाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। और जैसे कि हम आपको बताएंगे गुरु के जो राउंड जो होते हैं वो भी छठे पर ही अंतिम माना जाता है। मतलब वास्तविकता में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही माना जाता है कि जब गुरु 12 साल में एक जो है पूरा करते हैं, सभी राशियों का भ्रमण जो है, गुरु एक राशि में 12 महीने रहते हैं, तो ये 12 साल तक 12 राशियों में घूमते रहते हैं। तो टोटल इनके 5 ही राउंड बताए गए हैं और छठा राउंड जो होता है वहाँ से जातक की जो होती है वो स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो छठा भाव जो होता है वह अंत बताया गया है एक तरह से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। जो ये बताया गया इन्होंने कि 6 राउंड जो होते हैं, में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, या फिर 200 साल जीते, मतलब 200 तो नहीं, 120 साल तक जीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, किंतु जो जन सामान्य के लिए बताया गया है वो उन्होंने 6 राउंड ही बताए हैं कि इंसान की जो उम्र होती है वो ज़्यादा ज़्यादा 72 साल होती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही माना जाता है। वैसे कई सारे लोग होते हैं जो कि 100 साल भी जीते हैं, कई 120 साल भी जीते हैं, किंतु वो एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के हैं कई सारे टॉप के कॉलेजेस हैं, तो सारे के सारे लोग, ऐसा तो नहीं है वहाँ से पास आउट होने के बाद सारे के सारे इसरो में भर्ती हो जाते हैं, नहीं, सब के सब इसरो में भर्ती नहीं होंगे, वो एक्सेप्शंस होंगे जो इसरो में भर्ती होंगे। तो इसी कारण से जो आपका छठा भाव होता है तो यह भी बताते हैं कि छठा भाव जो होता है वह आपके रोग ऋण और शत्रुता को बताते हैं। ये आपकी मदर जो होती है, माता जी जो होती हैं, उनसे तीसरा होता है, तो ये आपके मामा को भी बताता है कि आपके मामा के बारे में भी छठा भाव बताता है। अब यह भी माना जाता है कि अगर छठे भाव में वृषभ राशि है और शनि वहाँ विराजमान है, क्योंकि छठे भाव के जो कारक होते हैं वो मंगल और शनि दोनों ही होते हैं, तो अगर छठे भाव में शनि विराजमान है वृषभ राशि में तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी अवश्य होती है। अगर किसी की कुंडली अगर आप नेट पे भी सर्च करें कि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशंस अगर आप देखना चाहें तो आप डॉक्टर एस चटर्जी की बुक है, उनकी बुक्स में ये सारे कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं जो आपको बताएंगे। उसमें कई सारी ऐसी कुंडलियां उन्होंने बताई हैं जिसमें शनि जो है वो वृषभ राशि में है, तो उनके यहाँ चोरी होगी ही सही। तो चोरी होने के और दूसरे भी कई सारे कारण हैं, पर यह भी एक कारण है। छठा भाव जो होता है वो काल पुरुष के अंगों में जो होता है बुध का होता है, तो यहाँ बुध की राशि होती है, कन्या राशि होती है। इसी कारण से जिन लोगों का छठा भाव खराब हो जाता है उनके लिए कहा जाता है कि भाई जो पेशेंट होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी
दवाई खरीदने की हैसियत नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए दवा खरीदने के लिए। तो उससे उनका छठा भाव जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो अब जैसे कि आप अगर जैसे सरकारी हॉस्पिटल के बाहर कहीं मेडिकल के पास में खड़े हो जाएं और देखें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो दवा खरीदने आया पर उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं इस तरह से। छठा भाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब छठा भाव आपकी जॉब का भी होता है। इसी कारण से जो छठा भाव जो होता है वो प्रोसीजर फॉलो करता है, मतलब जो आपने कह दिया बस मेरे को वैसे ही करना है। क्यों? क्योंकि आपकी नौकरी का भी भाव होता है, और नौकरी में यही होता है कि इंसान बॉस इज ऑलवेज राइट, उनने जो कहा वही करना है। तो इसी कारण से जिन लोगों का छठे भाव जो होता है वो, अगर जैसे सपोज लग्नेश छठे भाव में चले गए हैं, या फिर 6 नंबर का लग्नोदय हो रहा है, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, ये जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है कि अगर 6 नंबर का लग्नोदय हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जो आपने बोला ना, बस उसी को प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ये बात ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते अपना। इसी कारण से देखेंगे कि जो लोग मतलब जूते जो पहनते हैं ना, वो जो नौकरी करने वाले होते हैं अक्सर वही जूते पहनना पसंद करते हैं, जबकि जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो जूते पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि छठा भाव जो होता है बंधन का भी होता है। जो आपके जो जितने भी ये होते हैं, आपके लिटिगेशंस जितने भी होते हैं, मतलब आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, वो छठे भाव से लगते हैं। कि छठे भाव की स्वामी की स्थिति कैसी है उससे पता चलेगा कि आप पे आरोप प्रत्यारोप कितने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर जो जातक को जेल होती है, तो छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है इस पे डिपेंड करेगा कि उसे जेल होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ये जो है अभी हम 6 ही भाग बता पाए हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। हम अभी भी आपको इतना नहीं बता पाए, पर फिर भी हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे कि आपको अगले 6 भावों के बारे में और बताएं। और यह भी याद रखिएगा कि जहाँ एक और राशियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, वहीं उतनी ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके भाव होते हैं। क्योंकि काल पुरुष के अंगों में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक बात ये भी देखने में आएगी आपको कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मेष लग्न की ही कुंडली बनाते हैं वो। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो वो भाव बन रहे वो कहाँ बन रहे। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कौन सा ग्रह कहाँ कौन सी भाव राशि में विराजमान है, अर्थात वो हमेशा कालपुरुष की ही कुंडली लेकर चलते हैं। वो अलग से कोई लग्न कुंडली नहीं बनाते हैं। वो तो जो ग्रह जन्म के समय जिस स्थिति में था बस वहीं से लेकर चलना शुरू करते हैं वो। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।